अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमें पहले आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले हम उनको कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले हम इसको कवर करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो लेक्चर फर्स्ट है आज किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। और इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़नी है, इसमें तो हमें इलेक्शन कमीशन आएगा, फाइनेंस कमीशन आएगा या बाकी कमीशन आएंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एक्चुअली में होती क्या है। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सिंपली वो बॉडीज़ होती है जो डिराइव करती है अपने पावर्स, अपनी अथॉरिटी को कहाँ से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अच्छे से, मतलब दे आर स्पेशली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इनके पास एक डिटेल्ड आर्टिकल्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स मेंशन है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और इनके लिए स्पेशली मेंशनड आर्टिकल्स है। और अगर इनमें कुछ चेंज करनी हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो आप याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर दोज बॉडीज़ which derive their powers and authorities from the Constitution of India, and they have specific articles dedicated with these constitutional bodies. क्लियर? और जैसे है, जैसे हमारे पास फाइनेंस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको हम वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम भी कहते हैं, ये भी एक हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, या बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की डेफिनेशन, आपको पता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है। मतलब ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है, बल्कि इन बॉडीज़ को क्रिएट किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए इनको स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है दोज लॉज विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन बॉडीज़ होती है? जो बनाई गई हो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है, बल्कि इनकी एग्जिस्टेंस या इनका ओरिजिन जो होता है वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से हुआ होता है। क्लियर? फिर तीसरा जो हमारे पास है, तीसरे थर्ड काइंड ऑफ बॉडीज़, उनको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है। मतलब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है। ये ना मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, ना इनको इस्टेब्लिश पार्लियामेंट के एक्ट से किया जाता है, बल्कि इनका ओरिजिन जो होता है इन एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का, इनका ओरिजिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है। क्लियर? यानी गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालती है तो इनका ओरिजिन वही होता है। ठीक, खैर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इसका काम क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके रिलेटेड एक फिक्स्ड आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 324, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। सारी चीज़ें मैंने इन नोट्स में मेंशन की है, इन्हें टेबल फॉर्मेट, आप टेंशन मत ले लो। पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसके बाद हम उन फैक्ट्स को भी मार्क करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यही होता है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए। जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस होते हैं, तो सारा हम देखेंगे कि ये इलेक्शंस कौन कौन से इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके साथ एक रिलेटेड आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 324। और इसका काम क्या है?
सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल देना, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो हम प्रेसिडेंट चुनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से, वो कंडक्ट कराना, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ठीक। तो ये सारा काम किसको वेस्टेड है? ये वेस्टेड है, ये काम किसको दिया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यानी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये ऑल इंडिया बॉडी है। क्लियर? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी यही है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यही है। ये बात याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इट इज़ ए ऑल इंडिया बॉडी, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन जो होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन वो भी, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट की, ये सारे इलेक्शन कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं या म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, वो इलेक्शन ऑफ कमीशन नहीं करता है, बल्कि उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ये बात याद रखना। इट मस्ट बी नोटेड कि इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कंसर्नड विद द इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़, बल्कि म्यूनसिपलिटीज़ या पंचायत के लिए जो हम सरपंच चुनते हैं, डीडीसी चुनते हैं वगैरह, जो भी हम चुनते हैं लोकल बॉडीज़ में, उनके लिए जो इलेक्शन करता है वो करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है रेस्पेक्टेड स्टेट्स में, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, दैट कंडक्ट्स द इलेक्शंस टू द पंचायत्स एंड द म्यूनसिपलिटीज़, जिनका हम लोकल बॉडीज़ कहते हैं, जो स्टेट्स में होते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये नहीं है कि ये पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन कंडक्ट करवाए, बल्कि वो काम है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। क्लियर? अब इतना तो हमने पढ़ा। क्लियर? अब यहाँ पे हम थोड़े से फैक्ट्स चेक करते हैं। ठीक, देखिए मैंने पहले ही कहा कि आर्टिकल कौन है डील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ? आर्टिकल 324। ठीक, ये डील इसके साथ करता है, पहली बात ये। दूसरी बात कि कंपोजिशन क्या है इलेक्शन, ये ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, मतलब इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, बाकी कमिश्नर्स कितने होने चाहिए। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके साथ आर्टिकल 324 डील करता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। क्लियर? और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स जिनको प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा कितने होनी चाहिए। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होना ही होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर जो बाकी मेंबर्स होंगे, जिनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम। और जो अपॉइंटमेंट होती है इलेक्शन कमिश्नर्स की, ठीक, या बाकी मेंबर जो होते हैं जिनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं, यानी जो अपॉइंटमेंट इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होगी, और जो रेस्ट ऑफ द इसके मेंबर्स होते हैं जिनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों को, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होगी, दैट शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? एक तो ये बात। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है किसको, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को, डिफरेंट रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेता है इलेक्शन कमिश्नर की। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ जिससे आपको एक दो फैक्ट्स कवर होंगे। देखिए हमने क्या देखा, 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पे मैं लिखूँगा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया। 1950 से, इस डेट से, यानी 1950 से लेकर 1989 तक, ये जो पीरियड रहा, इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता था एज ए सिंगल मेंबर बॉडी, एज ए सिंगल मेंबर बॉडी। यानी 1950 से लेकर 1989 तक
इलेक्शन कमीशन वाज फंक्शनिंग एज ए सिंगल मेंबर बॉडी। इसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था बस। लेकिन 1989 के बाद ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी। मतलब इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया और दो यानी एक्स्ट्रा दो इलेक्शन कमिश्नर्स आए, यानी इसमें अब 3 मेंबर्स हमें हैं। एक तो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है। तो 3 मेंबर्स है इस हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 है इलेक्शन कमिश्नर्स। अब 1980 के बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी। लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 1980 से पहले यानी 1950 से लेकर 1989 तक ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। लेकिन 1989 के आफ्टर वर्ड्स क्या हुआ कि ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी। इसमें 3 मेंबर्स आए, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 1989 में ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई और 1989 से पहले ऐसा क्या था कि ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। दोस्तों याद करो जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पढ़ाए थे, मैंने आपको एक एक्ट पढ़ाया था। जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। उससे क्या हुआ कि उससे जो वोटिंग एज थी उस वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। मतलब 1989 से पहले जो 21 साल के थे उनके पास वोटिंग एज थी, वो वोट डाल सकते थे, वो अपना वोट कास्ट कर सकते थे। लेकिन उसके बाद 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट से क्या हुआ कि वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स। क्लियर। और जब 18 ईयर्स किया यानी वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया एक अमेंडमेंट से, और वो अमेंडमेंट हुआ 1981 में। और उस अमेंडमेंट का क्या नाम है जिस अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को रिड्यूस किया फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? उसको कमेंट सेक्शन में उस अमेंडमेंट को लिख लो। इससे क्या होगा आपके जो वो अमेंडमेंट है वो भी रिकैप हो जाएगा। क्लियर। और जब वोटिंग एज को 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ उससे वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया क्या 21 से 18 ईयर्स। और जब ये 18 साल की वोटिंग एज रखी गई इससे क्या हो गया, नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा बन गए, कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा बन गए। और इससे क्या हुआ, बर्डन ज़्यादा आने लगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। और मजबूर हो गई उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने कहा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे क्या किया कि इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया। इसलिए क्योंकि 1989 के बाद जब वोटर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हमने वोटिंग एज को रिड्यूस किया 18 ईयर्स, उसके बाद इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फाइनली आज जो हमारे पास ही है, आज हमारे पास है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। क्लियर। जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एक और दो है इलेक्शन कमिश्नर्स। क्लियर। और इनको इक्वल पावर्स होते हैं यूजुअली। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, इनको हम फटाफट रट लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है। देखिए आर्टिकल है 324, इसके साथ डील करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और वही साइज़ भी इसका डिटरमाइन करता है। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए। टेन्योर है 65 ईयर्स या 6 साल, जो भी इन दोनों में से अर्लियर हो तब तक ये कमिश्नर्स अपना ऑफिस इंजॉय कर सकते हैं। रिमूवल है लाइक द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से हम रिमूव करते हैं इसी तरीके से इसको भी करना पड़ता है। ग्राउंड्स क्या है रिमूवल के? ग्राउंड्स वही है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब यानी कर सकते हैं जब ये रिटायर होते हैं, जब ये 65 ईयर्स के होते हैं या 6 साल इनकी सर्विस आई है, जो भी अर्लियर है चाहे 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी अगर कोई कमिश्नर 65 ईयर्स का हुआ पहले ही तो वो रिटायर हो गया,
या उसने 6 साल की सर्विस दी तो वो रिटायर हो गया, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। अब पावर्स एंड फंक्शंस क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल से पावर जो मैंने आपको अभी कहा, जो भी पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है कि कंडक्ट करना इलेक्शन, किन के, पार्लियामेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करना, सॉरी पार्लियामेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करना, स्टेट लेजिस्लेचर के जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स उनके इलेक्शंस कंडक्ट करना, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करना, और डिटरमाइन करना टेरिटोरियल एरियाज, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट मैंने आपको पार्लियामेंट में कहा था, वो कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, ऑन द बेस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है, उनके बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको डिलिमिटेट किया जाता है, रिड्रा किया जाता है। क्लियर। जो भी पीरियडिकली इलेक्टोरल रोल्स या रजिस्टर करना, जो एलिजिबल वोटर्स है उनको रजिस्टर करना, इलेक्टोरल रोल्स बनाना, प्रिपेयर करना उनको, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। नोटिफाई करना डेट्स या शेड्यूल्स करना, जो इलेक्शन का डेट क्या होगा, इलेक्शन का डेट क्या होगा, या नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह जो भी है इलेक्शन के रिलेटेड, ये सारा जो लोचा करता है, ये कौन करता है, ये सारा काम जो है ये इलेक्शन के रिलेटेड जो भी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स देना वगैरह जो भी है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, जैसे पंचायत राज के, ठीक, या म्यूनसिपलिटीज़ के जो भी इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे हम सरपंच चुनते हैं, यहाँ पे हम चुनते हैं चेयरमैन वगैरह जो भी है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट एक्ट्स एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी मैंने आपको अभी कहा कि रिकॉग्नाइज करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, या अलॉट करना इलेक्शन सिंबल्स, या अपॉइंट करना ऑफिसर्स जो डिस्प्यूट रिलेटेड इलेक्टोरल अरेंजमेंट हो। क्लियर। तो बाकी चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑब्जर्व पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं इलेक्शन से पहले, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जो आप ये की पॉइंट्स ना आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स है, ये जो एक तो दोस्तों आप ये जो मैंने फंक्शंस रखे और ये टेबल ज़रूरी याद करना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, टेन्योर क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर जो इनकी टेन्योर क्या है ये बात याद रखना, अपॉइंटमेंट याद रखना कौन करता है, ये 1-2 बार क्वेश्चन मैंने देखा है। अब की पॉइंट्स है दोस्तों, इनको ध्यान रखना। द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन होता है, जब भी ये अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करता है, अपनी ड्यूटीज़ निभाता है, तो इसको जो असिस्ट करता है इन ड्यूटीज़ में, दैट इज़ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। और स्टेट लेवल पे हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, इसको असिस्ट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। यानी हमने क्या देखा, हमारे पास होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ऑल इंडिया बॉडी है। क्लियर। अब स्टेट लेवल पे इसको असिस्ट कौन करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक, जो जिसको अपॉइंट करता है कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हु इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी जहाँ पे ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उनको असिस्ट करता है इलेक्शंस में। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो असिस्ट करते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स क्या करते हैं काम, वो अपॉइंट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्लियर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हर पोलिंग बूथ में, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए टॉप पे हमें क्या मिलता है, इलेक्शन कमीशन। स्टेट लेवल पे जब इलेक्शंस होते हैं फिर हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन असिस्ट करता है, दैट इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बिलो जो होता है, जो स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, इसके बिलो जो काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर जो करता है काम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ही एक्ट्स एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे हमने क्या देखा, वहाँ पे हमें मिलता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। क्लियर। तो पहले इलेक्शन कमीशन, फिर स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। क्लियर। पोलिंग स्टेशन के।
अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कब बनाया गया? 25 जनवरी 1950 को। क्लियर? और सॉरी 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 25 जनवरी 1950 को ये बनाया गया। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जनवरी 25 को इसलिए हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ये बात याद रखना। जनवरी 25 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। इट वाज फॉर्मड ऑन 25 जनवरी 1950 और इसीलिए जनवरी 2050 को हर साल हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। इसको याद रखना। और हेड क्वार्टर कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? निर्वाचन सदन जो है अशोक रोड यानी न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। क्लियर? उसके बाद एक की पॉइंट जो सुशील चंद्रा है, ये करंटली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राजीव कुमार और अनूप चंद्रा पांडे जो है ये इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया है। यानी ये अब मल्टी मेंबर बॉडी है। एक तो हमारे पास सुशील चंद्रा जो है, ही इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और राजीव कुमार जो है, ही इज़ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और अनूप चंद्रा पांडे जो है, ही इज़ आल्सो द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ MCQs को हम करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका आंसर आप दे दो, पॉज करो और आंसर दे दो। तो आंसर है दोस्तों इसका ए यानी सुकुमार सिंह। ही वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर? आंसर है इसका ए। सेकंड इज which article of the Indian Constitution states that there would be an election commission to control direct elections in India? तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डील करता है, दैट इज 324। तो आंसर आएगा इसका बी। क्लियर? देन वी हैव चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन। देखिए, इट वाज, अब जो ऑप्शंस है ना यहाँ पे, ये आप खुद पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद पढ़ लो, ठीक है ना? या मैं वेट कर लेता हूँ। क्या ये सिंगल मेंबर बॉडी है? क्या कमीशन कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स? Earlier there was only one election, but after Election Commissioner Amendment Act, it became multi-member body. तो आंसर है दोस्तों इसका, आपको सही बताना क्या है, करेक्ट क्या है। इट वाज ए सिंगल मेंबर बॉडी। क्लियर? अभी करंटली क्या है ये? अभी तो ये 2 है इसका आंसर। यानी अभी तो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है। ठीक? अर्लियर क्या थी ये 1 हमारे पास सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन जब 1989 का एक्ट हुआ उससे ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी। तो बी है इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे मैं नंबरिंग भूला हूँ। तो बी है इसका आंसर, यानी 2 और 3 इसका आंसर है। वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? सेक्रेटरीट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो कहाँ पे है? अरे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा ना हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरीट भी तो वहीं पे होगा ना। तो आंसर है इसका ए। उसके बाद है हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर? सिंपली कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? 2 केसेस मैंने बताए थे कि जो भी अर्लियर होगा, 6 साल और 65 ईयर्स, इनमें से जो भी अर्लियर होगा, अगर 6 साल की टेन्योर पहले कंप्लीट की इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, तो वो रिटायर होगा उसके बाद। ठीक है ना? 6 साल की टेन्योर अगर कंप्लीट की इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, तो वो रिटायर हुआ। या अगर वो 65 ईयर्स हुआ पहले ही और 6 साल की टेन्योर भी अगर नहीं आई होगी, तब भी उसको रिटायरमेंट देना पड़ेगा। तो टेन्योर क्या है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की? दैट इज 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। क्लियर? इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इज ए, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये इलेक्टिव बॉडी है, नॉन नन ऑफ द अबव, जो भी है, क्या है?
अरे दोस्तों, इसके साथ 324 आर्टिकल हमने अभी पढ़ा ना, इसके साथ डील करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जो अपने पावर्स अथॉरिटी डिराइव करती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स मेंशन है, और जिसको अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर? Who has the authority to decide in the event of dispute in the election of the President of India? अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना और आंसर देना, ठीक है ना? हरी में कोई भी चीज़ मत करो, क्योंकि जल्दी का काम जो भी होता है उसमें फिर लोचाई होता है। क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड कर सकता है डिस्प्यूट? अगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो कौन डिसाइड करता है? उस डिस्प्यूट को कौन सेटल करता है? देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के इलेक्शन जो होते हैं, इनको कौन करवाता है इन अ फेयर मैनर? कौन करवाता है? दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? ये तो हमें पता है, ये तो हमने अभी पढ़ा। लेकिन डिस्प्यूट जो क्रिएट होगा रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था, मैंने इलेक्टोरल कॉलेज आपको पढ़ाया था कि कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूटीज ऑफ द पौंडीचेरी एंड दिल्ली। क्लियर? जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, और मैंने वहाँ पे कहा दे फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज, मैंने वहाँ पे ये भी कहा था जो भी डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसको रिजॉल्व कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? दैट इज सुप्रीम कोर्ट, यानी डी है इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो आंसर है सी, डी इसका। देन वी हैव हु इज नॉट वन ऑफ द मैन, ना व्हाट इज नॉट द वन ऑफ द मैन ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं है? देखिए, कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शंस ये तो है, सुपरवाइज इलेक्शंस ये तो है, क्योंकि हम तो देखते हैं स्टेट्स में हमें होता है, यहाँ हम कहेंगे स्टेट में होता है हमें, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था कि हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन जो होता है, इसको असिस्ट करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है स्टेट में। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग बूथ वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी। सुपरवाइज तो इलेक्शन करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो सही है, ये भी तो डायरेक्ट इलेक्शन, ओबियसली लोकसभा के इलेक्शन तो डायरेक्ट होते हैं, ये कौन करवाता है? ये तो उनको डायरेक्शंस कौन देता है? या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, या पार्लियामेंट के इलेक्शंस, या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। लेकिन कंडक्ट ऑफ लोकल इलेक्शन जो होते हैं, लोकल बॉडीज़ के, पंचायत के और म्यूनसिपलिटीज़ के, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, बल्कि ये काम स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। सॉरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, जो स्टेट्स में होते हैं, इंडिया का नहीं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का। जब हम पंचायत राज पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये अच्छे से करेंगे कवर, यानी कंडक्ट ऑफ लोकल इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो होते हैं पंचायत राज के और म्यूनसिपलिटीज़ के, दैट दे आर कंडक्टेड सुपरवाइज्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। डैश वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहली फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी? यानी फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी फर्स्ट? तो आंसर है इसका दोस्तों रामा देवी। ये जो रामा देवी थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, इनको भी हम देखते हैं। देखिए, वीएस रामा देवी जो थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये हमने अभी पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस, शी वाज आल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ कर्नाटका। और प्रतिभा देवी, जो प्रतिभा देवी पटेल थी, यानी प्रतिभा पटेल जिसको हम कहते हैं, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो पता है हमें। मीरा कुमार जो थी, ये थी फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर। ठीक, और निर्मला सीतारमन जो है, जो फेमस पॉलिटिशियन है, ये हमारी, ये क्या है? ये करंटली है फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा।
इंडिया की। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। क्लियर? तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, टेक केयर।